नमस्कार, आर्ट भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में सेना के कई रणनीतिकार वर्तमान और भूतकाल में भी, अर्थात जिन्होंने भारत के इस गौरवमयी सैन्य परंपरा में अपनी सेवाएं दी हैं, उन सब ने अपनी बात रखी। मैंने बड़े ध्यान से सुना और इस देश ने भी ध्यान से सुना, पूरी दुनिया ने भी सुना। करगिल को हमने कैसे जीता था 1999 में, और करगिल को जीतने के लिए देश का जज्बा, हमारे सेना का जज्बा क्या था। हमने अपनी उस जमीन पर फिर से कब्जा किया जिसको हमारे ही कुछ गलतियों के कारण, इसमें राजनीतिक कारण भी हैं, सैन्य कारण भी हो सकते हैं, हमारे ही गलतियों के कारण हमारी ही चौकियों पर आकर के दुश्मन बस गए थे। और ये सब खेल परवेज मुशर्रफ का था। अब वो उस दुनिया में नहीं रहे। वो भी एक पूर्व सैन्य अधिकारी रहे हैं, देश के राष्ट्रपति भी थे, और उस देश के जिसका जन्म ही भारत के विरोध में हुआ। हमने ऑपरेशन सिंदूर तक, करगिल विजय दिवस के मौके पर ऑपरेशन सिंदूर तक के अपने अनुभवों को देखा है कि किस तरीके से हमारी सेना नापाक इरादों को अपने खून से और अपने जज्बे से उसको नेस्तनाबूद करती है। लेकिन हम एक आधुनिक सेना के संगठन के कर्ता धर्ता हैं और हमको अपने सैन्य साहस और उनके शौर्य पर पूरा भरोसा है। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में भी हमको युद्ध तो लड़ना पड़ेगा, ये स्थितियां परिस्थितियां बता रही हैं। और इसलिए करगिल शहीदी दिवस हमने मनाया, पूरे देश में उसका जज्बा दिखा, लेकिन हमको ये जानना चाहिए कि हम कहां ऐसी चूक कर गए थे जो चूक अगर हम न करें तो ऑपरेशन सिंदूर में तो अभी हमने अपना जलवा बिखेरा है, आगे आने वाले कोई और दुस्साहस की स्थिति में हम दुश्मन के दांत नहीं खट्टे करेंगे, नेस्त नाबूद करेंगे। क्या वो कमियां हैं जो हम सुधार सकते हैं, और वो ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको हम पर लागू करना चाहिए, क्योंकि उस कमी को दूर करना है। आज इसी संदर्भ में कर्नल वीरेंद्र शाही सर बहुत ऐसी बातों का जिक्र करेंगे करगिल की लड़ाई से लेकर के अब तक, जिसमें हमारी वो भूल सुधर जानी चाहिए। शायद उनका यही आह्वान होगा। क्या कुछ कहने जा रहे हैं, अब आप उन्हीं से सुनिए। ओवर टू यू सर। धन्यवाद दिवाकर जी। पहली बात तो दिवाकर जी मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले मेरी श्रद्धांजलि उन 527 वीरों को जिन्होंने प्राणों की आहुति देकर और विजय दिवस को विजय श्री के काबिल बनाया और देश की खोई जमीन को वापस किया। पर ऐसा पहली बार नहीं हुआ। ये जो सियाचिन पर कायद पोस्ट बना था, ये भी इसी तरह बना था। वो चुपके से आकर बैठ गए और मैं कहूँ कि विंटर वेकेशंस में। तो मैं नहीं समझता कि जब सेना और कहीं वेकेशन नहीं लेती और हमारी सेना इतनी सक्षम है कि हाई एल्टीट्यूड में और लंबा अरसा रह सकते हैं, रिलीफ थोड़ा बढ़ाना पड़ता है, 2 महीने 3 महीने रिलीव करते जाइए उन्हें। तो फिर ये एक कारगिल का जो हुआ, ये सियाचिन के बाद हुआ। हमने सियाचिन की जगह कारगिल को क्यों वेकेशन में वेकेट कर दिया? मुझे इसका उत्तर नहीं मिला। मेरा लक्ष्य बिल्कुल फॉल्ट फाइंडिंग या सरकार को या फौज के जो कमियां दिखाने का हरगिज नहीं है। मैं ऐसे फौजी समझता हूँ कि अगर देश में मिलिट्री एंगल से कोई गलती की है तो उसका दायित्व मेरे ऊपर भी आता है। राइट। मैं उस सेना का भाग हूँ और अपने गिरबान में डालकर खुद देखना चाहता हूँ कि हमारी कहाँ कहाँ कमी रही, ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन है उन बच्चों को इतनी कीमत न चुकानी पड़े और कम से कम इन गलतियों की वजह से दोबारा हमारी क्षति ना हो। तो ये कह देना कि सिक्योरिटी फेलियर था और ये था और सब था, ठीक बात है। क्यों था? कि एक वो बकरवाल आकर बताता है जी आपके देश पर तो इतने फौजी आकर वहां बैठ गए हैं।
और जब तक वो बकरवाल नहीं बताता हमें इस बात का पता नहीं था। ये बात कुछ हजम नहीं होती एक ऐसी सेना के लिए जो लगातार युद्ध में रही है। 47 से 3 बार 4 बार छोटे मोटे युद्ध हम पाकिस्तान से भी लड़ते रहे हैं, जिसमें 2 महा अच्छे युद्ध थे तगड़े, 65 और 71 के। और हम पूरी तरह जानते हैं पाकिस्तान की पैदाइश भारत के एक हिस्से के तौर पर हुई है। हम्म। उनकी साइकोलॉजी भी समझते हैं, उनकी हिम्मत भी समझते हैं, वो कितना युद्ध में आमने सामने खड़े होकर लड़ सकते हैं, ये भी हम जानते हैं। और किस तरह उनको टैकल करना चाहिए, ये भी हम जानते हैं। कितना विश्वास किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, इन सब बातों से जागरूक होकर हमने सियाचिन जैसा मौका कारगिल में दोबारा क्यों दिया? कम से कम फिर इस बार ऐसा मौका देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, आजकल बड़े तरीके आ गए, सर्विलेंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस हो गया, ड्रोन का सर्विलेंस हो गया, इमेजरीज हो गए, सैटेलाइट इमेजरीज हो गए। उस समय ये सब नहीं था, पर पुराने तरीकों के जो किलों में किया जाता था, 4 जवान 5 जवान की टोली और उनके साथ 10 लोकल डॉग्स, अगर वो भी हमने तोलोलिंग पर, टाइगर हिल पर, इन जगहों पर छोड़े होते तो हम इस बुरी तरह सरप्राइज ना होते कि वो आ गए, सेटल हो गए, उन्होंने मोर्चे बना लिए, उन्होंने अम्युनिशन भी शिफ्ट कर लिया, स्टॉकिंग कर लिया, राशन का स्टॉकिंग कर लिया। ये भी सुनने में आया कि हम मुशर्रफ, मियां मुशर्रफ खुद भी आए हम्म। इन चौकियों पर और एक रात वहां बिता कर गए। हम्म। तो क्या इस तरह उन्होंने, की चीजें, मुझे सर अभी भी याद है, एक पिस्टल उन्होंने वहां पर दागी थी, मतलब एक फायर भी किया था अपने पिस्टल से। वो मुझे आज भी क्या वो पूरे विजुअल याद हैं। जी जी। तो क्या इस तरह की चीजें एक प्रोफेशनल आर्मी को होने देना चाहिए? इस राइट। बात पर विचार करना चाहिए। और आज जब हमारे पास सर्विलेंस के बड़े तरीके हैं, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेटरी उधर छोड़ी जा सकती है जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हमें किसी भी तरह की वहां ऐसी हलचल होने पर दे दें, और उसका periodically बैटरी चार्जिंग वगैरह किया जा सकता है महीने में। और हम्म। मेरा ख्याल हमने वो जो विंटर वेकेशन का मैंने शब्द किया, थोड़ा सख्त लगता है फौज के मामले में, पर जी। शायद हम लोग विंटर वेकेशन मूड में आ गए थे। इसकी दोबारा रेपिटेशन नहीं होना चाहिए। ये जो 527 कैजुअलिटीज हुई हैं, इनमें से बहुत कम हो जाती अगर हम सरप्राइज ना होते जिस तरह हम सरप्राइज हुए। दूसरी बात जो मेरे विचार में आती है, और ये सब मैं फॉल्ट फाइंडिंग नहीं, अपने फ्यूचर की भलाई के लिए कर रहा हूँ, अपनी सेना के, जो वहाँ की टोपोग्राफी है, हमारी तरफ से पहाड़ियां बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, 80 डिग्रीज, 85 डिग्रीज, 78 डिग्रीज, जबकि ढलवान पाकिस्तान की ओर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की ओर, वो 35, 40, 60, 55 डिग्री का है। तो पीछे से चढ़ना आसान है, इधर से चढ़ना मुश्किल है। हम्म। इसी बात का उन्होंने पूरा फायदा उठाया, पर इस बात का फायदा हम भी उठा सकते थे। हम्म। इतनी लंबी एलओसी है, 5 किलोमीटर दाएं बाएं से हम भी पीछे जा सकते थे। और पीछे जाकर हमें 2 काम करने चाहिए। एक तो हम जितने असॉल्ट पीछे से करते, उनके सारे हथियार इस ओर, हमारी ओर पॉइंटेड करके फिक्स किए गए थे। हड़बड़ी मच जाती उनको वहां से हथियार उठाकर और पिछले स्लोप्स में लाने में, तब तक हमारे असॉल्ट पूरे हो जाते, शायद कैजुअलिटी 60 से 70% कम होती। इसके साथ ही हमें स्टॉप्स लगाने चाहिए थे, जिनका मैं थोड़ी देर बाद दूसरा महत्व भी बताऊंगा। पर पहला महत्व तो ये है
कि अगर हमने उनके 1 किलोमीटर पीछे जाकर कुछ छोटे ट्रूप्स भी सेटल कर दिए होते, या वो पैराड्रॉप से जाते, या वो इन्फिल्ट्रेट कर जाते, साइड से निकल कर जाते और उनका पानी, रोटी, राशन, एमुनिशन सप्लाई ब्लॉक करते। जी। और बड़ा मोरल इफेक्ट पड़ता है जब ट्रूप्स को लगे कि हमारे पीछे से कुछ आ भी नहीं सकता, और भागना पड़े तो हम भाग भी नहीं सकते, क्योंकि सामने सामने तो अटैक हो ही रहा है। पीछे जाएंगे तो पीछे से भी हमें टेक ऑन करने के लिए ट्रूप्स बैठे। इस तरह के स्टॉप्स हम पीछे लगा सकते थे, पर एक दृढ़ पॉलिसी गवर्नमेंट ने अपनाई थी कि उन्होंने एलओसी पार किया है, हम एलओसी पार नहीं करेंगे। वो जो पुरानी एक कहावत है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, शायद हम उसको भूल गए। हम फेयरनेस पर ही चलते रहे। हम्म। वही भूल जो हमने के 93,000 उनके दे दिए, अपने लेने वापस नहीं रहे। जो हमने जमीन और पोस्ट और इम्पोर्टेंट चौकियां कब्जा की, हमने खाली कर दी, उनसे खाली नहीं करवाई। यही वो भूल हमने 71 में की, और मैं समझता हूँ काफी हद तक उसका कारण वो सलाहकार रहे हैं जो कि इन नीतियों के बनने की सलाह देते रहे। 71 में अक्सर साहब प्रधानमंत्री के सलाहकार थे। मैं आदर करता हूँ प्रधानमंत्री का, देश के प्रधानमंत्री थी, मेरी भी प्रधानमंत्री थी, और बड़े बोल्ड उन्होंने स्टैंड लिए अमेरिका के अगेंस्ट। पर पाकिस्तान के सामने नेगोशिएशन टेबल पर क्या हो गया रिवाज के, कि वो जो कश्मीर के ही रहने वाले अक्सर साहब, उनके से शायद कहीं से सॉफ्ट टच आया, क्यों आया, कैसा आया, खैर आज के विषय के बाहर है। पर इसी तरह से कि हम एलओसी पार नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई? इसका मतलब तीसरी सर, चीज इतनी जी, महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। 2014 के बाद कितना बड़ा परिवर्तन हमने किया है, और इसका श्रेय हमारी वीर सेना को तो जाता ही है, लेकिन हमारे नेतृत्व और प्रधानमंत्री को इसका श्रेय देना चाहिए, क्योंकि हमने 3-3 बार एलओसी को क्रॉस किया है और घुस के मारे हैं। पर पहले तो ये था ही नहीं कि हम नहीं जी। करेंगे क्रॉस, क्योंकि हमारी पॉलिसी नहीं है। तो ये जो बातें हैं कि हमने 71 में समझौता कर लिया था कि एलओसी का मान रखा जाएगा, हम अपनी तरफ से मान रखेंगे। तीसरी बात, शुरू शुरू में हमारी आर्टिलरी गन्स को भी आज्ञा नहीं थी फायर करने की। हमारी आर्टिलरी का इंडक्शन बहुत देर से हुआ, जी। 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 क्योंकि हम पहाड़ी पर ऊपर ऐसे गर्दन करके फायर नहीं कर पाते थे एक्यूरेट, राइट। जबकि वो हमें बिल्कुल एक्यूरेटली देख। देख रहे थे और फायर कर रहे थे। देख। वो मोर्चा बंद थे, हम लोग खुले में थे। वो ट्रेंचेस में थे, ट्रेंचेस से फायर कर रहे थे, हम खुले से कर रहे थे। इस सब का इलाज था आर्टिलरी का सॉलिड बॉम्बे, राइट। बराज कहते हैं उसको, जब 8-10 गोले आर्टिलरी के इकट्ठे जाकर एक जगह पड़ते हैं, चिथड़े उड़ जाते हैं उस जगह के, उसके बाद असॉल्ट करना चाहिए था। अंततः एंड में हमें ऐसा करना भी पड़ा। पर टू स्टार्ट विद, आर्टिलरी का इंडक्शन बहुत देर से शुरू हुआ। मैं यहाँ ये भी याद दिला दूं कि 80s में आई थी ना बोफोर्स गन, राजीव जी के टाइम में। उसके बाद हमारे पास उस प्रकार की कोई भी गन नहीं खरीदी गई थी कारगिल तक, उसके बाद भी नहीं खरीदी गई थी। अब हमारी धनुष गन बनी है, जिस बोफोर्स स्टाइल की है, पर बोफोर्स से उसकी रेंज भी ज्यादा है, उसकी स्पीड भी ज्यादा है, उसका रेट ऑफ फायर भी ज्यादा है। पर इतने लंबे गैप में हमने नई गन नहीं ली। जैसे 63 इयर्स हमने मिग 21 को झेला, इसी तरह हमने इन सब सालों में पुरानी गन से ही युद्ध लड़े। तो ये वो चीजें हैं जो सरकारों ने गलतियां की, और जिसका रिजल्ट हमें प्राणों से देना पड़ा।
जब अब भी वो परिवार मिलते हैं, कल भी एक परिवार के पास मैं जा रहा हूँ शहीद के, और जब उनसे बातें करते हैं और जब अब समझने लगे हैं वो लोग, अगर हमारे पास ये होता, अगर हमारे पास ड्रोन होते, तो इन सब चीजों को मैं फिर दोहराऊंगा अपने सीडीएस की बात कि आज का युद्ध अपने आने वाले कल के हथियारों से लड़ना है, और वो आप तभी कर सकते हैं जब आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलता रहे, आपकी वेपन प्रोक्योरमेंट होती रहे। बहुत अच्छा है अगर आत्मनिर्भर होकर खुद बनाएं, और जो चीज खुद नहीं बनती फौज को तो वो देनी ही देनी है। बहुत हमें 30 साल लग गए एक जैकेट देने में। बहुत महत्वपूर्ण बात सर आपने कही है, और इस वीडियो को हम यहीं छोड़ेंगे, इसलिए क्योंकि आपने हथियारों का जिक्र किया। सीडीएस और हमारे जनरल द्विवेदी ने बाकायदा बोला कि हम क्या क्या इंडक्शंस कर रहे हैं और अपने सेना में कौन कौन से कुछ ऐसे यूनिट क्रिएट कर रहे हैं। इसकी क्या स्पेशलिटी होगी उस पर हम अलग से वीडियो में बात करेंगे, इसलिए इस पूरे मुद्दे को हम यहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वीडियो एक पॉजिटिव नोट पर मैं छोड़ना चाहता हूँ, जी और वो ये है कि इस युद्ध ने हमें बताया है कि ये जितने भी जीव अब जानबाज थे हमारे, ये सब 25 साल से कम आयु के थे। जी परमवीर चक्र सारे गिन लीजिए, महावीर चक्र सारे गिन लीजिए, एक वो बहादुर सिंह सूबेदार को छोड़कर ये सब लोग 18, 20, 22 साल के बच्चे थे। जी दिल मांगे मोर टाइप्स। इस विक्रम बात बत्रा पर का आप एक्शन जिक्र कर रहे हैं, शहीद विक्रम बत्रा का, ये दिल मांगे मोर। इस बात पर एक्शन लेते हुए हमने अग्निवीर की स्कीम चलाई। अब जब भी कभी युद्ध का मौका आएगा, हमारे 60% बच्चे इसी एज ग्रुप के होंगे, जो कि पहले सिर्फ 25 से 30% होते थे जिन्होंने ये कारनामा कर दिखाया। जब उस एज ग्रुप के डबल हो जाएंगे, 60 से 70% हो जाएंगे, तो हमारी सेना और भी सुदृढ़ हो सकेगी। तो ये एक पॉजिटिव कार्रवाई की गई। जो नेगेटिव चीजें रह गई उनका मैंने जिक्र किया, और समय की सीमा है, मैं शायद कुछ और भी इस पर बात कर सकता था, जो फिर कभी हम इस टॉपिक पर बिल्कुल सर, अगले वीडियो में हम इसका जिक्र करेंगे, क्योंकि ये एक सीरीज है कि कारगिल विजय दिवस से लेकर और ऑपरेशन सिंदूर तक हमारी जो यात्रा रही, हम हर वीडियो में इसका छोटा छोटा पार्ट लेते रहेंगे। और जनरल द्विवेदी और सीडीएस ने इस मौके पर जो कुछ भी कहा है उसके मायने अगले वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं बार बार कहता हूं, अगर आपके कोई सवाल हो तो कर्नल सर से पूछिएगा, वो इसका जवाब देंगे, क्योंकि वो प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं देश के लिए, ताकि एक अनुभव वर्तमान में जो सेना में जाना चाहते हैं या देशवासी जो भारत के सुरक्षा को नजदीक से समझना चाहते हैं उनको कुछ मिले। जय हिंद सर। जय हिंद दिवाकर।